हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये होने वाला है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि हम इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इस जर्नी में आखिर ऐसा स्टेज कब आता है जब डीएम को 3D यूनियन की जो क्रेविंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, इवन डीएफ से भी ज़्यादा। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, क्या जो सिचुएशन है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि आप लोग इतना कंफ्यूज ना हुआ करिए। आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता, हीलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका चलता रहता है और आप इतने दिन से आप लो वाइब्रेशन में थे, ठीक है। जब से आपकी अवेकनिंग हुई है तब से आपने अपनी सफाई करनी स्टार्ट करी है। अवेकनिंग का मतलब होता है कि जितना भी पुराना कचरा जो कि आपके चक्रास में जमा हुआ है उसकी सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके पुराने वॉन्ड्स, फियर्स, ठीक है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, उनकी सफाई होनी स्टार्ट होती है। और ये पूरा प्रोसेस होता है एक रीबर्थ का प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं। तो अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी अवेकनिंग को कितना टाइम हुआ है। ओके, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हो, आपको कितना टाइम हुआ है। तो आप जब वहाँ से अपने एक टाइम फ्रेम लेके चलते हो, ठीक है, तो आप कितना भी टाइम फ्रेम लेके आप चलो कि मैं जर्नी में 2 साल से हूँ, 3 साल से हूँ, 4 साल से हूँ, डजेंट मैटर क्या करता है कि आप हीलिंग किस लेवल की कर रहे हो, आप काम किस लेवल पे कर रहे हो, अपने आप में कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। अब जब बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की इनर वर्क की, अभी डीएम के टॉपिक पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ पर्सनल चीज़ें हैं यहाँ पे जो समझाना चाह रही हूँ। तो जब बात की जाती है डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क की, तो डिवाइन फेमिनिन को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने लोगों के मैंने सेशंस लिए हैं, ठीक है, तो इतने मल्टीपल लोगों के सेशंस लेने के बाद जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया इस जर्नी में कि डिवाइन फेमिनिन को 5D के इनर वर्क की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना ज़रूरत उनको 3D के इनर वर्क की पड़ती है। कहने का मतलब है कि आप एक डीएफ एनर्जी हो, डीएफ ऑलरेडी अपने अपर चक्रास से बिलोंग करती है, ऑलरेडी वो अपर चक्रास में अपर चक्रास उनके एक्टिवेट होते हैं। ओके, जितना मैंने जर्नी में नोटिस किया। और जो डीएम होते हैं उनके जो नीचे के चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब जैसे कि आप में से 1-2 लोग थे जिनके सवाल भी आ रहे थे कि मैम हमारे केस में तो हमें मनी का इशू नहीं है, हमारे डीएम को मनी का इशू है, हमारे केस में तो हमें थायराइड का इशू है, हमारा खुद का थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ है, हमारे केस में तो हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो इतना ओपन नहीं है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डीएफ के ही अपर चक्रास ओपन होंगे और नीचे के चक्रास ब्लॉक होंगे? सबसे पहला मैं एक कन्फ्यूज़न है आपको जो दूर करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। और आपके चक्रास कितने ओपन हैं ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के इनर वर्क का भी एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ में आपने किसी चक्रा में आपने इनर वर्क कर रखा है तो मे बी शायद एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिले कि आपका वो जो चक्रा है वो बाय बर्थ ही आपका ओपन रहता है। आप चाहें तो आप इसको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिवाइन ग्रेस में हूँ एक डीएम एनर्जी में, लेकिन मेरा जो थर्ड आई चक्रा है, मेरा जो इंट्यूशन पावर है वो बचपन से ही ओपन था। बचपन से ही मुझे पहले ही पता चल जाता था कौन क्या बोलने वाला है, किसकी इंट्यूशन मेरे लिए क्या है, किसकी वाइब्रेशन मेरे लिए क्या है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी इनर वर्क कर रखा था। इस वजह से इस लाइफ टाइम में शायद मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा खुद को इस लेवल तक की हीलिंग में लेकर आने में, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में कितना वर्क किया हुआ है। ओके, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा डेवलप है। इस लाइफ टाइम में सिर्फ आपको, आप ये कह लो कि आपको एक रिवीजन करने की ज़रूरत होती है बस, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले आपको एक रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप स्कूल में आप एग्ज़ाम देते हो तो एक रिवीजन करते हो ना, आप एग्ज़ाम देने से पहले आप पूरा एक बार रिवाइज़ कर लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब आपने अगर बहुत सारा इनर वर्क कर रखा है पास्ट लाइफ में, ठीक है, किसी चक्रास में आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है, तो इस लाइफ टाइम में जब आप आओगे तो आपको उतना ज़्यादा उस चक्रा पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा भी उस पर अगर काम कर लो ना तो वो चक्र आपका फुली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत ही उसमें ब्लॉकेजेस रहे होते हैं क्योंकि बचपन से आपने कोई हीलिंग नहीं कर रखी होती है ना, बचपन से आप अपनी कार्मिक साइकिल में लग गए, एक तो ये चीज़ होती है। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि डीएफ को ही फाइनेंशियल इशू आएंगे, नो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने यही देखा है कि डीएफ को फाइनेंशियल इशू आते ही हैं। इसी वजह से मैं हमेशा डिवाइन फेमिनिन को बोलती रहती हूँ कि आप नीचे के चक्रास से
ऑपरेट करो। नीचे के चक्रास को जितना आप ओपन करोगे उतना ज़्यादा आप डिटैचमेंट से ऑपरेट करोगे, और जितना ज़्यादा आप डिटैचमेंट में जाओगे उतना ज़्यादा आपका जो ट्विन फ्लेम है वो उनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होगी, अगर वो डीएफ एनर्जी में है तो। ठीक है, तो अब जैसे कि एक डीएफ थी, उनका एक सवाल ये भी था क्योंकि वो फीमेल बॉडी में डीएफ एनर्जी है और उनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, तो उन्होंने सवाल किया कि ये जर्नी मेरे लिए इतनी टफ़ क्यों है और हमारा जो यूनियन है वो मुझे इतना टफ़ क्यों लगता है। तो इनका एक जवाब है जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। देखिए, जिस केस में डीएफ एनर्जी बाद में उनकी अवेकनिंग बाद में हुई है, जिनके केस में डीएम की अवेकनिंग पहले हुई है, चाहे वो फीमेल बॉडी में डीएम ही क्यों ना हो, अगर आप एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो जिसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, तो ऐसे केसेस में यूनियन थोड़ा सा डिले होता ही होता है। उसके पीछे का एक रीज़न ये है क्योंकि डीएम एनर्जी तो डीएम ही है ना, चाहे वो एक फीमेल बॉडी में क्यों ना हो। ओके, और डीएम एनर्जी ऐसी होती है, अगर डीएम की अवेकनिंग पहले हुई है तो डीएम एनर्जी ऐसी होती है कि लाइक हमेशा माइंड से ऑपरेट करना। ठीक है, अगर उनके सामने आप कोई प्रूफ ला के भी रख दो कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तब भी वो लॉजिकल ही सोचेंगे। अच्छा, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, बहुत लॉजिकल होते हैं डीएम एनर्जी। ठीक है, तो वो लॉजिक से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो इस वजह से डीएम को अपनी इमोशंस को समझने में ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब मुझे पता चला मेरी जर्नी में कि मैं एक्चुअल में डीएफ नहीं डीएम ही हूँ, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया, जबकि सारी चीज़ें मेरे सामने थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक ही क्वेश्चन को लेकर मैंने रीडिंग भी करवाई, टैरो रीडिंग भी करवाई, खुद भी मैंने अपनी टैरो रीडिंग करी। हर बार जब भी मैं किसी से रीडिंग करवाती या फिर मैं खुद अपने कार्ड्स निकालती, हमेशा मुझे मेरी रीडिंग में हमेशा मुझे डीएम एनर्जी के ही कार्ड्स मिलते आए। स्टिल मैं कंफ्यूज, मतलब सारे प्रूफ मेरे सामने, स्टिल मैं कंफ्यूज कि मैं डीएम ही हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ें होती है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या बोल रखा है कि नहीं डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, डीएम तो बाद में ट्रिगर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि डीएफ की अवेकनिंग पहले होगी, ऐसा नहीं होता। कई केसेस में डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग पहले हो सकती है, भले ही वो एक फीमेल बॉडी में। यहाँ पे बात सिर्फ एनर्जी की हो रही है, यहाँ पे हम किसी बॉडी की जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, तो अब मान लीजिए कि अगर एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी है, उसकी अवेकनिंग पहले हुई। ठीक है, एक तो वो अपनी इमोशन से इतना ज़्यादा वो समझ नहीं पाते, इमोशंस को उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एनीवेज जैसे तैसे वो अगर हीलिंग में आते भी हैं तो एक तो वो रेजिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा रन करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि डीएम की अवेकनिंग बहुत ईजी है? नो, डीएम बहुत भागने की कोशिश करते हैं इस जर्नी से, बहुत ज़्यादा, बहुत लॉजिकल होता है डीएम। ठीक है, मैं भी थी, बहुत रन करने की कोशिश करते हैं डीएम कि इधर से भाग जाऊँ, उधर से भाग जाऊँ, इस कनेक्शन से रन कर जाऊँ बस कैसे भी करके, इसके साथ सेटल कर जाऊँ, इसके साथ सेटल कर जाऊँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अवेकनिंग में सारा प्रोसेस मुझे पता था कि लाइक इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे अच्छे से पता था ऐसे इनवर्क करना है, ऐसे ये करना है, बट स्टिल हमारा लॉजिक इस तरह से काम करता है। डीएम लोगों की बात कर रही हूँ मैं कि आपको पता सब कुछ होगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना है, बट स्टिल डीएम क्या करते हैं ना, वो अपने फियर्स की वजह से चूज़ करेंगे, ऑलवेज एक सेफ स्पेस चूज़ करेंगे कि लाइक एक सेफ स्पेस चूज़ करते। आज भी अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली आपके सामने बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। आज भी जब मेरे सामने मैं शादी का सोचती हूँ, ठीक है, इतनी हीलिंग इतनी अवेकनिंग होने के बाद आज भी अगर मैं मैरिज के रिगार्डिंग अपने लिए कुछ सोचती हूँ, तो मैं अपना कंफर्ट जोन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि अरे यार शादी हो जाएगी, उसके बाद मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेंगी, डीएफ के घर जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उनकी फैमिली में एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन करे ये सब, इससे बेटर मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। तो डीएम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है डीएम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं आप कह लो, तो ये चीज़ें भी होती हैं डीएम के साथ में। तो डीएम कोशिश करते हैं कि उनको अपना कंफर्ट जोन ना छोड़ना पड़े, बहुत ट्राई करते हैं वो कि मैं कैसे भी करके अपने कंफर्ट जोन में ही रहूँ। अकेले उनको बहुत पसंद होता है, अपना स्पेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए डीएम ट्राई करता है कि वो इस अवेकनिंग से भाग ले, ठीक है। और जिस केस में डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई, तो फिर तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी तो उस डीएम पे ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इस साइकिल में तो ये हो जाता है कि लाइक डिवाइन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डीएम के ही कंधों पे डाल रखी है कि तुम्हें हीलिंग भी करनी है, तुम्हें 3D का वर्क भी करना है। अच्छा, इनके जो डीएफ होती हैं उधर वो भी अपने कार्मिक वर्ल्ड में ही होते हैं, उनको भी अपनी कर्मा साइकिल फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऐसा नहीं होता।
लेकिन अब जैसे कि इधर ये डीएम है, इनको ही अपने इमोशंस को समझने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उधर उनकी अगर मेल डीएफ है जो कि मेल बॉडी में है, वो बेचारे एक तो मेल बॉडी में, उनको तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। मेल बॉडी में है तो उनका भी अपना एक अलग मेल वाला ईगो होता है, ठीक है, जिसको हम मेल ईगो भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी होती हैं, प्लस आप एक बॉडी में भी रह रहे हो तो बॉडी का भी अपने अलग ट्रॉमा होते हैं, ठीक है। जब से आप लोग इस थ्री डी वर्ल्ड में आए हो तो आपके अलग ट्रॉमा होते हैं, आपके अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और आपकी एक अलग लर्निंग होती है जो कि 3D में आपको दी जाती है, ठीक है, जिसको हम ये जो टीचिंग है सोसाइटी की, ठीक है, जो पैट्रियार्की सिस्टम के रिगार्डिंग होती है, ओके। तो यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स को ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो मेल डीएफ भी बहुत परेशान होते हैं अपने इमोशंस को लेके, क्योंकि वो मोस्टली साइलेंट होते हैं और अपने इमोशंस को ही वो समझ नहीं पाते हैं। दिल से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं वो अपनी फीमेल डीएम से, लेकिन उनके अंदर एक आप ये कह लो कि मेल डीएफ जो एनर्जी होती है वो काइंड ऑफ ऐसी होती है कि उनको लगता है सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, उनको लगता है ये सही है ये गलत है, एक सही गलत का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर गलती से उनको पता चल जाए कि मेरी जो फीमेल डीएम है बहुत ज़्यादा बोल्ड है और बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके तो मेल फ्रेंड्स हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके माइंड में ना वो हमेशा से एक प्रोग्रामिंग सोसाइटी ने डाल रखी होती है कि तुम्हें एक सभ्य लड़की से शादी करनी है, तुम्हें एक शांत सुशील लड़की से शादी करनी है। तो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि मैं एक सीधी सादी लड़की लेकर आऊँगा जो घर में काम चलाने लायक होगी, एकदम अपोजिट निकलती है उनकी जो फीमेल डीएम होती है। तो यहाँ पे मेल डीएम भी बहुत ज़्यादा साइलेंट में कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो डीएम डीएफ कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो जिन डीएफ का सवाल था आई होप कि उनको आंसर मिल गया होगा, सॉरी जिन फीमेल डीएम का सवाल था, ओके। तो अब अगर मैं बात करूँ कि आप हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक क्या था कि ऐसी कौन सी स्टेज होती है इनर वर्क करते करते, ऐसा कौन सा स्टेज आता है जहाँ पे डीएम को 3D यूनियन की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है डीएफ के साथ में। सबसे पहला एक चीज़ आप लोग ये समझिए कि इस जर्नी में हमें सामने वाले को नहीं बदलना, इस जर्नी में हमें खुद को बदलना है, ठीक है। और जब डीएफ की बात आती है हीलिंग की, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो डीएफ हैं वो 3D में अपने आप को स्ट्रांगली हील करें। अब डीएफ को मैं 3D में स्ट्रांगली हीलिंग करने की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा डीएफ 3D में अपने आप को स्टेबल करेगी उतना ही ज़्यादा उनका जो डीएम है वो 5D पे ऑपरेट करेगा। समझ रहे हो? अभी 5D क्या है? आपकी अपर चक्रास हैं। 3D क्या है? आपके नीचे के चक्रास हैं, जिसको हम इनर यूनियन भी बोलते हैं, इनर डीएम डीएफ भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग नीचे के चक्रास को हील करते हो, आप ग्राउंडिंग करते हो, आप 3D में ज़्यादा विजिबल होते हो, आप 3D में ज़्यादा ऑपरेट करते हो, उतना ही ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हुए वो 5D में शिफ्ट होने लगते हैं। और जब डीएम 5D में शिफ्ट होने लगते हैं तो फिर आप ये समझ लो कि उनका जो डीएफ साइड है वो एक्टिवेट होता है, ओके। और डीएम डीएफ का जो सेंटर होता है वो आपका हर्ट चक्रा होता है। तो हर्ट चक्रा की हीलिंग करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डीएफ लोग 3D में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती है? बहुत सारी डीएफ में सवाल रहते हैं कि मैम घूमने जाने का मन नहीं करता, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है और कोई काम करने का मन नहीं करता, हम पब्लिक में जाते हैं तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हमारे साथ में आते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप लोग नीचे के चक्रास आपके वीक हैं, ओपन नहीं है, ठीक है। और जब आपके नीचे के चक्रास ओपन नहीं होते हैं तो डीएफ को कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। कुछ साइंस हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी। अगर ये सारे साइंस आपसे मैच हो रहे हैं तो प्लीज़ नीचे के चक्रास में ज़्यादा काम करिए। प्लस सिर्फ चक्रास में काम करने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल हीलिंग भी करनी पड़ेगी। हर वीडियो में आपको बता तो दिया जाता है कि ये मेडिटेशन सुन लो, ये मंत्र जाप कर लो, ये मंत्र चैंटिंग कर लो, लेकिन मेरा फोकस हमेशा डीएफ लोगों पर होता है कि आप अपनी 3D में अपने आप को स्टेबल करो, ठीक है, अपने फियर्स पे काम करो। तो जब बात आती है 3D इनर वर्क की, तो 3D इनर वर्क बेसिकली क्या है? अपने आप को 3D में स्टेबल करना। अब वो अलग अलग तरीक़ों से होता है जो कि मैं आपको इनर वर्क में समझाती हूँ। तो जितनी जल्दी आप लोग 3D में स्टेबल हो जाओगे उतनी जल्दी आपके डीएम 5D में स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये देखो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई मैजिक किया और तुरंत के तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं होता, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि लाइक आप क्या साइंस हैं कि आपके नीचे के चक्रास ब्लॉक हैं। पहला, स्टेज फियर। अगर आपको स्टेज का फियर है, ठीक है, अगर आपको घबराहट होती है, आप 10 लोगों के सामने खुल के बोल नहीं सकते, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ये ब्लॉक है। आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आपका ब्लॉक होता है तो आपका गुरु भी ब्लॉक होता है, आपका गुरु अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जब आपके अंदर गुरु अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है
कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने आप को, खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने सोचा है कि लाइक आप कुछ बोलना तो चाहते हो, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ तो आ रहे हैं, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि लाइक कैसे करें इस चीज़ को, है ना। आपके माइंड में आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन जब बात खुद को एक्सप्रेस करने की आती है, जब बात आती है क्रिएटिविटी की, तो आपका क्रिएटिविटी वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, आइडियाज़ आपके अंदर रह जाते हैं। तो ये क्या है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है। इसी वजह से 3D में आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो प्लीज़ आप अपने इस चक्र पे काम करिए। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो, ठीक है, और या फिर आप लोग कोई स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, वैसे डीएफ तो ये सब हरकतें नहीं करती है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर हैं तो ये भी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करता है, आपका गट सिस्टम उसको ब्लॉक करता है। ओके, तो प्लीज़ जो लोग ऐसा करते हैं उसको अवॉइड करें। वैसे तो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हरकतें करती ही नहीं है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, अगर सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो आप नोटिस करना कि पीरियड्स का जो टाइम है आपका, ये आगे पीछे हो सकता है। पीरियड्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, कभी ब्लीडिंग नहीं होगी ठीक से, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत इंटेंस आपको तो पेन तो होता ही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब आपका ये सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है ना, तो आप कभी इचिंग होगी, कभी आपको, ठीक है, इस टाइप की कुछ इश्यूज़, कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी आपको यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होता है ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी आपको ये पेट ख़राब हो सकते हैं। आपको जंक फूड खाओगे तो आपको सूट नहीं करेगा। दैट्स मीन कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हीलिंग मांग रहा है, तो उसको प्लीज़ आप हील करो। प्लस आपका जो सैक्रल चक्र है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सेक्सुअल पुल आपको फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग्स आपको फील होती हैं, तो ये आपके सैक्रल चक्र का इम्बैलेंस का फॉर्म है, तो प्लीज़ आप इसको हील करो। अब बात करते हैं रूट चक्र की। मनी का इशू अगर है, मनी का इशू है, अबेंडनमेंट का फियर है, कोई भी फियर है, तो फियर अगर है तो ये सीधे आपके रूट चक्र को ब्लॉक करता है। ओके, अब बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जिनको मनी का इशू तो नहीं है लेकिन फियर है। तो देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर बार मनी का इशू हो। देखो, आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो ग्रह हैं, उनका भी देखो एक असर पड़ता है। प्लस आपकी कुछ कर्मा साइकिल होती है, उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है कि आपको मनी का इशू आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है आप मनी के रिगार्डिंग फियर में ना हो, तो आपको मनी का कोई इशू भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके जो फियर्स हैं वो दूसरे चीज़ों में हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अबेंडनमेंट का इशू है ना, तो अगर ये इशू है आपको, तब भी आपके अंदर एक फियर है काइंड ऑफ कि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊँ, कहीं मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ में मैरिज ना कर ले, कहीं मुझे अकेला ना छोड़ दिया जाए। तो ये क्या है, ये अबेंडनमेंट का इशू है कि कहीं मुझे अकेला ना छोड़ दिया जाए। तो इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं, इस टाइप की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये आपके रूट चक्र को ब्लॉक करती हैं, सीधे सीधे आपके रूट चक्र को ब्लॉक करती है। और रूट चक्र को ब्लॉक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो करता है, वो आपका होता है फियर। मैं कहती हूँ हमेशा फियर से बाहर निकलो, क्योंकि फियर आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ठीक है। आपको जो सबसे बड़ा जो ट्रैप है ना आपका, वो फियर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स फियर से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको फियर है किसी और एरिया में, कि अगर मान लो मैंने डीएम से बात करनी बंद कर दी है, ऐसी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स आती भी हैं जो कि सेशंस में भी मुझसे कहती हैं कि मैम, अगर मैंने डीएम को टाइम नहीं दिया, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, अगर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो हमारा ट्विन फ्लेम हमें छोड़ के चला जाएगा। इतना फियर है उनको इस चीज़ का। अगर मैंने ये स्टेप ले लिया, अगर मैं अपने डीपी अगर मैंने लगा ली, तो मेरा ट्विन फ्लेम गुस्सा करेगा। क्या है ये सब, आप लोग कहाँ ट्रैप में हो, आप पहले मुझे ये बताओ। इतना फियर कि आप लोग अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। हाँ, एक डीएम को खोने का इतना फियर है आपको, तो ये क्या है, ये ट्रैप में नहीं हो आप तो कहाँ हो, बंधे हो ना आप किसी से, कहाँ आज़ाद हो आप। अवेकनिंग दी जाती है आपको आज़ादी के लिए, इसका मतलब ये नहीं, देखो अवेकनिंग आपको मिलती है ताकि आप फ्री हो सको, अपनी मन मर्जी की लाइफ जी सको। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान के मुंह में इतना पड़ गए कि आपको डर लग रहा है कि मैंने ऐसे कर लिया तो वो इंसान ये कर लेगा, वो मुझे ब्लॉक कर देगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ये तो अभी भी आप बंधन में फंसे हो ना, फिर आप कहाँ अवेकन हुए, ठीक है। तो जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा ही 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फियर में है, तो मैं ऐसे लोगों को सेशंस नहीं देती उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता है ये सेशन के लिए रेडी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं खुद ही कह देती हूँ कि आप 2-3 महीना खुद को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आप अपने मन से अपनी हीलिंग को प्रोसेस करिए, खुद को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद जब मुझे लगेगा कि आप रेडी हैं, तब मैं आपको इनर वर्क दूँगी। मैं पहले चेक करती हूँ कि सामने वाला इनर वर्क के लिए रेडी भी है कि नहीं है। जो मुझे लगता है ना कि सामने वाली जो सोल है कि यस वो मेरे इनर वर्क को ठीक से अप्लाई कर पाएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे इनर वर्क का एक सीधा
जैसे कि मैं इनर वर्क देती हूँ तो मेरे अपने भी कुछ रूल्स हैं ना। तो जब मैं लोगों को इनर वर्क देती हूँ तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपने ट्विन फ्लेम से डिस्टेंस क्रिएट करो। अब उनसे वही नहीं हो पाता, अब वो यही कहते रहते हैं मैम हम डिस्टेंस कैसे क्रिएट करें, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया तो मेरा जो लव है वो तो मुझसे दूर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह के फियर्स। तो जब आप इतने फियर्स में बैठे हो तो फिर मैं हीलिंग कैसे करा सकती हूँ? फिर तो आप अपनी जर्नी को खुद प्रोसेस करो फिर। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो कि हमें ये बीमारी, हमें इसका इलाज चाहिए, तो डॉक्टर जब आपको कोई दवा देता है तो वो आपको ये भी कहता है ना कि ये परहेज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको नहीं खानी है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर से कह दोगे ठीक है मैं आपकी दी हुई दवा भी खा रहा हूँ प्लस मैं ये जहर भी खा रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ रूल्स तो भाई आपको डॉक्टर के भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो वैसे ही मेरे साथ में भी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैं कह दूँ कि चलो ठीक है आप कांटेक्ट में रहो अपने ट्विन फ्लेम के, ठीक है, लेकिन हाँ मैं सिचुएशन भी देखती हूँ ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन भी देखती हूँ मैं कि लाइक कांटेक्ट रखना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जब मुझे लगता है कि नहीं कांटेक्ट रखा जा सकता है तो मैं सीधा उनको बोलती हूँ कि ठीक है आप बीच बीच में बात कर सकते हो। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं सामने वाला तो कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक एनर्जीज़ में है और यहाँ पे डीएफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो कांटेक्ट में जाना, अदरवाइज साइकिल डिले होगी यूनियन की, तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि नहीं आप डिस्टेंस चूज़ करो। लेकिन वहाँ पे डीएफ ही रेडी नहीं है डिस्टेंस चूज़ करने के लिए, वो खुद तैयार नहीं है अपनी नवक के लिए। तो जब एक इंसान खुद रेडी नहीं है तो उसको मैं ज़बरदस्ती नवक नहीं करवा सकती। और मैं यहाँ पर सिर्फ मनी के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मुझे सिर्फ मनी चाहिए होता तो मैं सभी ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क दे देती, बांट देती कि हाँ आप करती रहो, है ना, अगर मुझे सिर्फ मनी का ही लालच होता। लेकिन मैं लोगों को देखती हूँ क्योंकि मुझे कोई नया कर्मा यहाँ नहीं क्रिएट करना, है ना। तो इसीलिए मैं देखती हूँ सोल्स को कि वो रेडी है कि नहीं है। जब मुझे लगता है कि ये सोल रेडी है इनर वर्क के लिए तो मैं इनको इनर वर्क देती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं अभी ये सोल रेडी नहीं है, भले वो कितना भी कह लें अपने मुँह से कि नहीं नहीं हम रेडी हैं, स्टिल जब तक मुझे वो डिवाइन गाइडेंस नहीं मिलती कि नहीं नहीं ये सोल रेडी है इनर वर्क के लिए, तब तक मैं उनको इनर वर्क नहीं देती। मैं उनको एक टाइम देती हूँ कि अभी आप खुद को और प्रोसेस करो, अभी आपको और ऊपर आना है, चीज़ों को और समझना पड़ेगा और अपने ही स्तर से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हम कहाँ थे, मैं कहाँ आ गई, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डीएम की। तो देखो डिवाइन फेमिनिन बात को समझने की कोशिश करो। आप जैसे जैसे नीचे के चक्रास से आप ऑपरेट करोगे, नीचे के चक्रास में आप आओगे, अपने मनी इशूज़ को हील करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओगे, अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आओगे, ठीक है, 3D में अपने आप को स्टेबल बनाओगे, ठीक है। अब मुझसे कई सारे डिवाइन फेमिनिन ये भी कहती हैं कि मैम हमें किस लेवल की हीलिंग करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, आज मैं आपको बता देती हूँ किस लेवल की हीलिंग करनी पड़ेगी। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है लेकिन इसलिए चलो मैं बता देती हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताइए जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं कि आप लोगों की नज़र में एक बेस्ट विमेन कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर। आई मीन आपसे अगर मैं सवाल करूं कि अगर आपकी नज़र में कोई बेस्ट लड़की कैसी होती है, बेस्ट विमेन कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप एक लिस्ट बना लो सबसे पहले कि मेरी नज़र में जो एक मतलब कि मेरी जो आइडियल वुमेन है वो ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन होनी चाहिए, उसके पास खुद का पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप लिस्ट बना लो, जो जो क्वालिटीज़ हैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करो, कितनी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, कितनी क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पे जो जो क्वालिटीज़ है उसको टिक करो, जो नहीं है उस पर क्रॉस करो और खुद से प्रॉमिस करो कि इन क्वालिटीज़ पे काम करना है। ओके, इस तरीके से होती है हीलिंग, समझ गए। तो अब सिर्फ दिन भर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो उससे नहीं चलेगा, मेडिटेशन के साथ में प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइन फेमिनिन 3D में अपने काम में लगती है, 3D में वो अपनी हीलिंग में आती हैं, उनके डीएम के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, डीएम को जाना ही पड़ता है 5D इनर वर्क में, डीएम को ऊपर उठना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डीएफ जो होती है वो डीएम को मिरर करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे के चक्रा से ज़्यादा ऑपरेट करने लगे वैसे ही आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो डीएम है, अपर चक्रा से ज़्यादा ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर अभी भी आप सिर्फ मेडिटेशन किए जा रहे हो, सबमिनल सुनते जा रहे हो, है ना, सिर्फ सुनने वाले काम कर रहे हो, 3D में कोई ग्राउंडिंग नहीं है, दिन भर बेड में पड़े रहते हो, कहीं बाहर निकलना नहीं है, कहीं कोई काम करना नहीं, तो इस तरीके से कैसे चलेगा आप मुझे बताओ, जब तक आप 3D में ही ग्राउंडेड नहीं हो। अब आपका जो ट्विन फ्लेम है उसको भी तो बैलेंस बनाना है ना आपके साथ में, भाई ट्विन फ्लेम आपका बैलेंस बनाते हैं आपके साथ में। अगर आप कोई चीज़ लगातार कर रहे हो तो वो चीज़ वो नहीं कर सकता, ठीक है। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि अगर कभी डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा खाना खा लेती है तो उसका जो ट्विन फ्लेम है उसको भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी मिररिंग चल रही होती है। ट्विन फ्लेम्स हर एरिया में एक दूसरे को मिरर करते हैं, 100% मिरर करते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को। अब आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा कि ऐसा भी होता है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपने नीचे के चक्रास पे ज़्यादा काम करो,
ठीक है, अपनी 3D हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। और मैं लोगों को सेशंस में 3D प्रैक्टिकल इनर वर्क पे ही फोकस करती हूँ। मेरा फोकस बहुत कम होता है ये मंत्रा चैंट पे। मैं ये नहीं कह रही, देखो मंत्रा चैंट को मैं बुरा नहीं कह रही, मंत्रा चैंट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मंत्रा चैंट करने से या 2-2 3-3 4-4 घंटे मेडिटेशन करने से आपका यूनियन हो जाएगा, आप अवेकन हो जाओगे, तो आप गलत हो। लोग अटके हैं सालों से इस जर्नी में, ठीक है, यही करते करते उनको इतना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं देखने के लिए मिल रहा। क्यों नहीं? क्योंकि 3D में कोई एक्टिविटी है ही नहीं, 3D को इनवर्क करना ही नहीं है, अटके हैं उसी चीज़ में। तो इस तरीके से हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। आप कहाँ रह रहे हो? आप 3D में रह रहे हो। डिवाइन फेमिनिन को 3D में सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये आपके नीचे के जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हैं, ठीक है, कोई ग्राउंडिंग ही नहीं है, ठीक है। आप मनी भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो क्यों ब्लॉक है? क्योंकि आप फियर में हो। यस, आप फियर में हो। जितना ज़्यादा आप लोअर एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। अब एक डीएफ है, उन्होंने मुझसे ये भी सवाल किया था कि मैम जैसे कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे सामने ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं कि कभी किसी का मर्डर वाला केस आता है, कभी कुछ आता है, कभी कोई और कंटेंट आता है जहाँ पे मुझे ये बैड न्यूज़ जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए मुझे देखनी पड़ती है, मुझे पढ़नी पड़ती है। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैं भी तो एक लॉयर हूँ, मेरे सामने भी, मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूँ बेसिकली, है ना। तो मेरे सामने तो ऐसे, अब जब मैं केस स्टडीज़ करती हूँ तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मर्डर वाले, न जाने क्या क्या, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे डील करें? सबसे पहला, आप 3D में तो देखो अपना सोल पर्पस करना तो आप बंद नहीं कर सकते। आप जिस काम के लिए भी आए हो आपको वो काम तो करना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे कि CJP का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें भी एक डीएफ थी, उनका सवाल था कि मैम यूपीएससी के लिए मैं इस चीज़ को प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से, इन सब न्यूज़ से कभी कभी मैं लो वाइब्रेशन में चली जाती हूँ। अब यहाँ से अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई न्यूज़ देखती हो, आप कोई कंटेंट देखती हो ना, तो सिर्फ उसको न्यूज़ के तरीके देखो, उसमें आपको बह नहीं जाना है। अपने इमोशंस वहाँ पर अप्लाई मत करो, इमोशन से उस चीज़ को फील मत करो, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के पर्पज़ से चीज़ों को सीख किया करो, हमेशा अपने इमोशंस को वहाँ लेके नहीं जाना होता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझोगे ना, उतना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन पे जाओगे। जब आप देखते नहीं हो कि अरे इसको कितना ज़्यादा पेन हो गया, इसका पेन देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना, तो क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, सामने वाले का पेन आपने कैरी कर लिया, आप चले गए लो वाइब्रेशन पे, भले टेम्परेरी फॉर्म के लिए गए हो। तो इसलिए कहा जाता है कि आप देखो, सबसे पहला तो डिटैचमेंट लेकर आओ। दुनिया की हर एक चीज़ से हमें डिटैच होना है। डिटैचमेंट का मतलब बुरा बनना नहीं होता है, डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप उन इमोशंस में नहीं फंस रहे हो जहाँ पे सामने वाले हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो देखो जब जैसे जैसे अवेकन हो रही हूँ ना, तो मैं तो हर एक चीज़ से डिटैच हूँ। लाइक मेरे सामने कितनी भी ख़राब न्यूज़ हो, मैं उसको जस्ट न्यूज़ के तरीके देखती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ, उसमें मैं बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं होती। आपको भी यही करना है, आपको किसी भी न्यूज़ से इमोशनली अटैच नहीं होना, बस ये समझना है कि हाँ ये सामने वाले की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और अब तो मैं यही चीज़ों को लेकर सोच के चलती हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी इंसान जो भी चीज़ें फेस कर रहा है, ये उसकी अपनी कार्मिक साइकिल है, ठीक है। ये उसकी अपनी सोल पर्पस का पार्ट है, ये उसका अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये उसकी अपनी कार्मिक साइकिल है। तो किसी के लिए भी बुरा फील मत करो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हो, आप उन इमोशंस में टैप इन कर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लो वाइब्रेशन पे जाते हो, आप वापस से ग्रिफ में और आप फियर में चले जाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से आप बार बार क्या करते हो, इमोशंस को बाहर से ही कैरी कर लेते हो। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिनको आप बाहर से ही अपने अंदर कंज्यूम करते रहते हो। तो कंज्यूम करना बंद करना है। कंज्यूमिंग तभी बंद होगी जब आप इमोशनली डिटैचमेंट लेकर आओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ 3D इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आप एक साइड कितनी भी हीलिंग करो और एक तरफ से आप कंज्यूम किए जा रहे हो फियर्स को, नेगेटिविटी को। तो इस तरीके से क्या कोई हीलिंग काम करती है? नहीं करती है ना। एक तरफ से आप लीक कर रहे हो, एक तरफ से आप कंज्यूम कर रहे हो, इस तरीके से नहीं काम करता। तो अपनी ऑरा को भी लॉक करना है, इमोशनली डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा समझो इस चीज़ को कि आप एक 3D वर्ल्ड में हो, एक मूवी चल रही है, ये 3D वर्ल्ड एक मूवी ही है जहाँ पे सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या है, एक मूवी है। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि ये मैट्रिक्स है, यहाँ सब लोग अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप डिटैच हो जाओगे। लेकिन जब तक आप इसी को सच्चाई मान के चल रहे हो कि नहीं 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 यही रियलिटी है, तब तक आप पेन में जाओगे ही जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन ये भी कहती हैं कि मैम
क्या इनर वर्क करने से हमारे डीएम की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो जाएगी? ऑफ कोर्स हो जाएगी, क्योंकि आपका डीएम एक कार्मिक साइकिल में है और कार्मिक साइकिल का एंड ज़रूर होता है, लेकिन तब होता है जब आप लोग अपनी हीलिंग करते हो, अपने लेसन्स लेते हो और उस कार्मिक साइकिल को आप खुद कंप्लीट करते हो, तब होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैजिक काम नहीं करता, सब कुछ आपकी हीलिंग से होता है, आपके डिवाइन सपोर्ट से और आपके सरेंडर से होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग बिना किसी फियर में आए अपनी हीलिंग स्टार्ट करें, आउटकम डिवाइन को सरेंडर करें और सब कुछ पॉसिबल है। जो आप सोचते हो ना डीएम के साथ में हैप्पी फैमिली, सब कुछ पॉसिबल है। ये आपके माइंड की बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोकते हैं इन सब चीज़ों को सोचने से। ठीक है, आप लोग जो माइंड में सोचते रहते हो ना कि नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, अरे डिवोर्स कैसे हो सकता है, अरे ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। आपका जो 3D माइंड है ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपको ब्लॉक करता है। ये यहीं पे काम करना है। और ये आपका ये जो 3D माइंड है ना, आपको क्या लगता है कि आप ये माइंड हो? नो, आप एक सोल हो। आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना वो आपके माइंड से भी ऊपर है। आपकी सोल की जो चेतना है ना वो आपके माइंड से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसी माइंड के गुलाम बने फिरते हो। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, बट यही रियलिटी है। मोस्ट ऑफ द लोग 3D में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अभी भी हैं जो 3D में ही फंसे हैं। हम लोग डीएम को ब्लेम करते हैं कि नहीं डीएम 3D में फंसे हैं। डीएम भी तो 3D में ही फंसी हुई है ना। कैसे फंसी हैं? फियर में है। ये नहीं किया तो डीएम चला जाएगा, ऐसे नहीं किया तो ये हो जाएगा। क्या है, 3D में ही तो फंसे हो। और कहाँ हो आप लोग? तो अपनी चेतना के स्तर को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है ना। तो चेतना ऊपर कैसे उठती है? इनर वर्क से उठती है। ठीक है, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करनी है, क्योंकि जब तक आपकी खुद की कॉन्शियसनेस उस लेवल पे डेवलप नहीं होगी तब तक आपका इनर वर्क इनकम्प्लीट है। तब तक समझते जाओ कि इनर वर्क अभी और भी करना है। क्योंकि जिस दिन आपकी खुद की चेतना एक अपर लेवल पे गई उस दिन आपको गाइडेंस अंदर से मिलती है। आपको बाहर बहुत ज़्यादा गाइडेंस सीख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी जो ये अगर आप लोग इस लेवल पे अभी भी हो ना कि आप लोग दिन भर बहुत ढेर सारे चैनल्स देखे जा रहे हो, जितने ट्विन फ्लेम चैनल्स आप देखते जा रहे हो, पूरे दिन में पूरे ट्विन फ्लेम चैनल्स ही देखते जा रहे हो, हज़ारों वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे गई नहीं है। कॉन्शियसनेस ज़ीरो है अभी। इसीलिए गाइडेंस आपको बाहर से सीख करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नॉलेज लेना गलत बात है, नो। लेकिन जब खुद की चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अंदर से मिलते हैं। अब जैसे कि जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, कहाँ से बनाती हूँ, मैं जो कंटेंट लेकर आती हूँ कहाँ से लेकर आती हूँ? क्योंकि मेरी जो कॉन्शियसनेस लेवल है, मैं अपनी सोल की आवाज़ को सुनती हूँ। ठीक है, जो डिवाइन मुझे गाइडेंस देते हैं कि नहीं आज तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं उस चीज़ को सुनती हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन पावर को सुनती हूँ। मैं अपनी कॉन्शियस लेवल पे उस बियॉन्ड पे जाके मैं वहाँ से नॉलेज लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ये नॉलेज मेरा कहीं ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, नो। ये है जब भी मुझे चैनलिंग होती है, जब भी मुझे डिवाइन विल से डिवाइन मुझे कहते हैं कि जब मुझे इंट्यूशन आती है कि नहीं मुझे आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो मैं बनाती हूँ। अब जब मुझे डिवाइन इंट्यूशन ये आती है कि आज मुझे वीडियो नहीं बनानी है तो मैं नहीं बनाती, है ना। तो यहाँ पे जो सब कुछ होता है सब कुछ डिवाइन विल से ही होता है। ये जो चैनल है ये भी डिवाइन विल से ही ओपन किया गया, क्योंकि मैं तो कभी एक टीएफ कोच बनना ही नहीं चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट पे मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस रहा है एक टीएफ कोच का, उसके बाद से तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे टीएफ कोच बनना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ में आई हूँ तो ये भी डिवाइन विल से ही है। और जब तक मैं वीडियोज़ बनाऊँगी वो भी डिवाइन विल से ही होगा। जिस दिन डिवाइन चाहेंगे कि आज मुझे वीडियो नहीं बनानी है उस दिन मैं नहीं बनाऊँगी। तो सब कुछ तो यहाँ पर डिवाइन विल से ही हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इनर वर्क करते रहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाइए। ओके, तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। और जिन लोगों के कोई डाउट्स हैं आप मुझे बताना, मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूँगी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।